दोस्तों, मैं निखिल रघुवंशी फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। देखो, लास्ट क्लास में हमने महाजनपदों को समझा। महाजनपद क्या होते हैं, महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी और महाजनपद कितने थे। ठीक है, कितने मुख्य थे और उनमें से कुल टोटल कितने थे। आज हम यहां पर बात करेंगे कि उसी वैदिकोत्तर काल में, ठीक है, वैदिकोत्तर काल में कुछ राजा और राजवंशों की शुरुआत हुई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजवंश मौर्य राजवंश कहलाया जाता है। तो आज हम उसी मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। मौर्य वंश या मौर्य युग। देखो बेटा, हम बात करते हैं यहां पर कि ये जो हमारा आरंभिक साम्राज्य था, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे भारत के इतिहास में कई राजवंश रहे। अगर हम देखें, प्राचीन काल के अलग राजवंश थे और ये प्राचीन काल का ही है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे भारत का इतिहास 3 काल के अनुसार डिवाइड किया गया है, जैसे प्राचीन, मध्य और जो आधुनिक। तो हम बात करेंगे प्राचीन काल में जो कई सारे राजवंश इसमें भी थे, कुछ उत्तर भारत में भी थे और कुछ दक्षिण भारत में भी थे। तो उसमें से ही सबसे महत्वपूर्ण राजवंश मौर्य साम्राज्य को माना गया है। अब यह मौर्यों का जो साम्राज्य था, और इनका देखो बेटा, ज्यादा लंबा समय काल नहीं है, लगभग माना जाता है 150 सालों तक ये साम्राज्य चला। लेकिन इस साम्राज्य को बेटा अन्य साम्राज्यों से बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। अगर हम बात कहें तो हमारा जो भारत है और हमारे जो भारत की राजनीति है, उस भारत की राजनीति ने मौर्यों को अपना आदर्श साम्राज्य माना है। और उन सभी राज्यों और साम्राज्यों में और सभी राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो राजा या राजवंश माना गया है या शासक को माना गया है, वो अशोक को माना गया। तो अशोक की वजह से या चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से इस राजवंश को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और इसका जितना भी युग था उस युग को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि इसके बाद आने वाले कई सारे राजवंशों ने इनसे कुछ सीखा भी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि मौर्य साम्राज्य उत्तर भारत का और प्राचीन काल का सबसे बड़ा साम्राज्य माना गया है, जिसने बेटा एक बहुत विशाल क्षेत्रफल पर शासन किया, जो कि मतलब अगर हम देखें कि बिहार से लेके आपका वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान होते हुए दक्षिण की तरफ जाएंगे तो बेटा क्या है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए उड़ीसा तक था। ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। और इस साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो हम यहां पर बात करते हैं बेटा कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश। देखो बेटा, इसी को हम साम्राज्य भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि मौर्य साम्राज्य। तो बेटा मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, वैसे तो अगर हम देखें तो बेटा अलग अलग इतिहासकारों का थोड़ा सा मत अलग अलग है, लेकिन बेसिकली यहां पर आप देखोगे कि इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक यानी जो स्थापना फाउंडर थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य माने गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बेटा इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना का समय क्या था? इसकी स्थापना का समय था 321 ईसा पूर्व, यानी 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई, जिसे बेटा मौर्य साम्राज्य कहते हैं। और ये जो मौर्य साम्राज्य था, ये मौर्य साम्राज्य बेटा क्या है कि पूरे उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य बनकर उभरा। इसके जो राजा थे वो इतने ज्यादा प्रतिभाशाली, इतने ज्यादा योग्य और इतने ज्यादा कर्मठ थे कि उन्होंने अपने साम्राज्य को बेटा क्या है बहुत दूर तक फैलाया। और सबसे बड़ी चीज, ये साम्राज्य बेटा बहुत ज्यादा धार्मिक भी था। इन्होंने अलग अलग धर्मों को भी अपनाया, जिसमें हम अभी बात करेंगे तो सारी चीजें। सबसे पहले हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य ने बेटा क्या किया, अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाया, लेकिन उनका जो उत्तराधिकारी था, यानी अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र आते बिंदुसार। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार एक लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, और बिंदुसार बेटा क्या है कि अपने साम्राज्य को ज्यादा विस्तार भी नहीं कर पाया। लेकिन इस बिंदुसार के बाद जो इनका पुत्र था, यानी अगर हम बात करें अशोक की,
तो अशोक जो था वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मौर्य साम्राज्य के लिहाजे से महत्वपूर्ण, हमारे भारत के इतिहास के लिहाजे से भी बहुत महत्वपूर्ण, और सबसे बड़ी चीज बेटा कि वो एक ऐसा योग्य शासक था, एक ऐसा पराक्रमी शासक था जिसने बेटा क्या अपने इस साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाया, इतना योग्य बनाया कि बेटा भारत ने या भारतीय राजनीति ने इसे अपना आदर्श साम्राज्य मान लिया। तो अब हम बात करेंगे यहां पर बेटा अशोक के बारे में। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये बिहार, वर्तमान बिहार जो पहले मगध कहलाता था, वहां से इसकी शुरुआत हुई। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बेटा नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को हराकर अपने इस साम्राज्य की स्थापना की। और इस साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने जो पहली राजधानी बनाई वो उनकी राजगाह थी। राजगाह जो ये राजधानी थी, राजगाह का अर्थ होता है बेटा राजा का घर, जो वर्तमान समय में एक बिहार में ही एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसे राजगीर कहते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में ये राजगीर कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद अशोक ने अपनी राजधानी बदली। अशोक ने बेटा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। क्या बनाई? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें तो बेटा ये वर्तमान पटना कहलाया जाता है, जो कि बेटा क्या है कि गंगा के किनारे स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण नगर भी था। आपने देखा होगा जो महाजनपद की हमने बात करी थी, तो उन महाजनपदों की राजधानियां जो सबसे महत्वपूर्ण नगर माने जाते थे, तो उनमें पाटलिपुत्र भी एक था। अब हम बात करेंगे अशोक ने कई धम्म की नीतियां बनाई। यहां पर अगर हम देखें तो बेटा क्या कि अशोक ने अपने साम्राज्य के विस्तार में कुछ ऐसी नीतियां, यानी अगर हम देखते हैं बेटा कि अशोक की नीतियां बहुत महत्वपूर्ण थी, तो वो नीतियां किस तरीके की थी? ये जो नीतियां थी ये आपकी प्रशासनिक नीतियां भी थी। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे यहां पर प्रशासनिक नीतियां, उनकी कुछ कर, जिसे बेटा क्या है राजस्व की नीतियां कहते हैं। राजस्व की नीतियां भी थी, और उसके बाद धम्म की नीतियां, सबसे महत्वपूर्ण उसकी धम्म की नीति थी। धम्म की नीति, ठीक है, धम्म की नीति का मतलब है बेटा धर्म की नीति। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे धम्म मतलब धर्म। अगर हम बात करें तो बेटा क्या है कि याद रख लेना बेटा, चाहे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, चाहे हम बात करें अशोक की, इन दोनों ने अपने आखिरी समय में, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने धर्मों को अपनाया। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय पर जैन धर्म को अपनाया, और वो जैन भिक्षु बन गए। उन्होंने जैन धर्म का एक प्रचारक के रूप में कार्य किया, जैन धर्म को आगे बढ़ाया। तो इसी तरीके से आप सबको पता ही होगा कि जो अशोक था, ठीक है, अशोक, इन्होंने बेटा बौद्ध धर्म को अपनाया, ये बौद्ध भिक्षु बने, और इनकी जो धम्म की नीति थी वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेटा इनकी नीतियां क्या थी। सबसे पहले हम बौद्ध मतलब धम्म की नीति को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं अशोक की धम्म की नीति। अब हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले यहां पर अशोक की धम्म की नीति की। तो अशोक की धम्म की नीति, अशोक के धर्म से संबंधित थी। अशोक जैसे कि मैंने बताया कि बहुत महान राजा था, और उसकी प्रजा उनको बहुत ज्यादा महत्व देती थी, जिसके कारण अशोक को कई सारी उपाधियां दी गई थी। जैसे कि आपने 12th में पढ़ा होगा, देवान, पीए दस्सी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर उनकी उपाधियों की बात करें, अशोक को मिलने वाली उपाधियां, या यूं कहें कि बेटा उनके लोगों द्वारा दिए गए उनको नाम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि पीए दस्सी, देवान, पीए चक्रवर्ती, ये कुछ ऐसी उपाधियां थी। अब ये उपाधियां उनकी क्या है, कुछ योग्यता के आधार पर दी गई थी।
अब यहाँ पर एक उपाधि है देवान प्रिय, यानी देवों का प्रिय। अब धर्म को बहुत महत्व देता था, जिसके कारण इसको देवान प्रिय कहा गया। अब देवान प्रिय के लिए हम बात करेंगे अशोक के धम्म की नीति की। अशोक का मानना था, और अशोक के अनुसार अशोक ने सभी धर्मों को एक बराबरी दी थी। अशोक कहता है कि हर एक व्यक्ति को धर्मों से जुड़ना चाहिए, और सभी धर्म सही और अच्छे होते हैं और एक अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अशोक के अनुसार अशोक कहता है कि हर एक व्यक्ति को धर्मों से जुड़ना चाहिए, अपने आप को धर्मों में जोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक धर्म मार्गदर्शन करता है और सभी धर्म श्रेष्ठ होते हैं। और अशोक ने कहा कि पहले धर्म सभी अच्छे, लेकिन पहले अपने आप को धर्मों के लायक बनाना चाहिए। यह भी एक मानव धर्म है, और इस मानव धर्म को पूरा करने के लिए अशोक ने अपनी एक धम्म की नीति बनाई, और उस धम्म की नीति के तहत अशोक ने सभी लोगों को सलाह दी कि आप अपने अपने धर्मों में रहते हुए इस धर्म को या इन धर्मों के नियमों को आप मान सकते हैं, और कोई भी धर्म आपको इसके लिए गलत नहीं कहेगा। कोई भी धर्म आपको इन नियमों के लिए गलत नहीं कहेगा, जिसमें ये जो धर्म थे ये एक तरीके से मानव धर्म कहलाते हैं, और मानव धर्म के साथ साथ ये कुछ ऐसे धर्म थे जिन्हें हम नैतिक धर्म कहते हैं। यानी हम अशोक की धम्म की नीति की बात करेंगे तो इसे नैतिक धर्म या मानव धर्म कहते हैं। अब ये मानव धर्म क्या होता है? इसमें कुछ अच्छे आचरणों की बात थी, सिद्धांतों की बात थी, कुछ ऐसे नियमों की बात थी जो हर एक व्यक्ति को उस समय से लेकर आज तक मानना चाहिए। आज भी हम इनको या इनका अनुसरण कर सकते हैं किसी भी धर्म में रहते हुए, और आप सबको तो वैसे भी करना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप सब समझते हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि बड़ों का आदर ना करें, छोटों के साथ स्नेह ना करें, झूठ बोलें। तो बेटा इस सारी चीजों, यानी ऐसे ही कुछ उन्होंने बताए थे। जैसे कि पहला था सभी धर्मों का आदर करें, उन धर्मों के धार्मिक लोगों का आदर करें, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे वो किसी भी धर्म को फैलाने वाले उस धर्म के जातक। उसके बाद अपने बड़ों का आदर करें, ठीक है। उसके बाद शिक्षकों का भी आदर करें। साथ ही साथ बेटा ध्यान देना, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, हिंसा ना फैलाएं, और साथ ही साथ जीव हत्या या यूं कहें बेटा कि किसी भी अपने से निम्न व्यक्ति का शोषण ना करें। ये कुछ ऐसे आचरण थे जिनको उन्होंने अपने धर्मों में, अपनी धर्म की नीतियों में शामिल किया, और उनके द्वारा ये कहा गया, अशोक के द्वारा ये कहा गया कि अपने को धर्म से जोड़ने से पहले अपने आप को भी धर्म के लायक बनाना पड़ेगा, और सभी धर्म श्रेष्ठ होते, सभी धर्म मानव का कल्याण तथा उनका मार्गदर्शन करते, और उसी का अनुसरण करते हुए उनके इस धर्म या अपने अपने धर्मों को मानना चाहिए। ये उनकी धर्म की नीति थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेटा क्या है कि उनकी कुछ प्रशासनिक नीतियां थी। अब उनकी प्रशासनिक नीतियां थी, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर साम्राज्य विस्तार। तो यहाँ पर साम्राज्य जो विस्तार हुआ था, उस साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने दो तरीके अपनाए थे। एक तो उन्होंने एक मित्रता को अपनाया। उन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए मित्रता को बहुत महत्व दिया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे साम्राज्यों में मित्रता कर ली जो कि उनसे अलग थे, और उस मित्रता के आधार पर उनका साम्राज्य बढ़ता चला गया, और वो जो शासक थे वो अशोक के अधीनस्थ राजा बन गए, यानी अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत वो छोटे राजा माने गए। बिना किसी हिंसा और युद्ध के अशोक ने उन्हें अपने में मिला लिया। और दूसरा तरीका उनका था कि उन्होंने उन क्षेत्रों में अपने धर्मों का विस्तार कर दिया, तो भी उनका साम्राज्य विस्तारित हो गया। और तीसरी जो नीति थी उन्होंने जो अंत में रखी थी वो युद्ध की नीति थी। अब हम इसी युद्ध की नीति के अनुसार हम बात करेंगे। तो युद्ध की नीति के लिए उन्होंने अपने साम्राज्य में जो सेना थी उस सेना को भी बहुत ज्यादा मजबूत किया था, ठीक है। सेना को मजबूत किया, और उस मजबूत करने के साथ साथ उन्होंने अपने साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य
का नियंत्रण भी किया। अब इन दोनों को मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि इन्होंने धर्म की नीति क्यों बनाई। जो चीज रह गई थी, मिस कर दी थी, तो उसको मैं बता देता हूँ। बेटा देखो, अशोक ने अपने अंतिम समय में एक युद्ध लड़ा था जिसे कलिंग का युद्ध कहते हैं, जो कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा कहलाता है। तो कलिंग के युद्ध, यानी कलिंग का एक शासक था, और कलिंग के शासक और कलिंग के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए अशोक ने लाखों की सेना भेजी, और दूसरी प्रतिपक्ष की तरफ से भी बेटा बहुत भारी सेना आई, और एक भयंकर युद्ध हुआ, और भयंकर युद्ध में बेटा लाखों लोग मारे गए। अब उस युद्ध के बाद जो परिणाम निकला, उसमें अशोक ने देखा कि लाखों लोग मेरी एक हट या फिर उस क्षेत्र को प्राप्त करने की, ठीक है, जिद की वजह से मारे गए, और कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, और दोनों तरफ से भारी बेटा जो जान माल का नुकसान हुआ, निर्मम हत्याएं हुई। अब बेटा कोई जो दोनों सेना थी, उनका आपस में कोई प्रतिशोध या कोई भी उन दोनों सेना का आपस में किसी भी तरीके का कोई भी मतभेद नहीं था, लेकिन वो किसकी जिद की वजह से, अशोक की उस क्षेत्र को प्राप्त करने की जिद की वजह से मारे गए। उसके बाद अशोक का मन विचलित हो गया, और अशोक को बेटा फिर ये राजपाट और ये शान और शौकत पसंद नहीं है, जिसके बाद उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, महात्मा बुद्ध को अपना मार्गदर्शक मान लिया, और दूसरा उन्होंने अपने आप को एक भिक्षु के रूप में बना दिया, जिसके बाद बेटा वो सारे अपने तरीके से चलने लगे। तो ये आपका था धर्म का। अब हम बात करेंगे सेना को मजबूत किया गया। सेना को मजबूत भी किया गया, साम्राज्य को मजबूत भी किया गया। साम्राज्य को मजबूत करने के लिए बेटा ध्यान से सुनना, साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य को कुछ केंद्रों में विभाजित कर दिया। ठीक है, केंद्रों में विभाजित किया। एक राजकीय केंद्र था, बाकी प्रांतीय केंद्र थे। एक राजकीय केंद्र जो उनकी पाटलिपुत्र था। अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं साम्राज्य के नियंत्रण का, तो अशोक के द्वारा अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए साम्राज्य को केंद्रों में विभाजित किया। अब विभाजित कर दिया बेटा, ध्यान से सुनना। अब ये साम्राज्य में केंद्र कौन कौन से थे, तो यहां पर बेटा था राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र जो था इनका, राजकीय केंद्र जो था इनका, वो राजधानी थी। वो कौन सी हो गई, वो कौन सी हो गई बेटा, पाटलिपुत्र। और जो प्रांतीय केंद्र थे, जो अलग अलग प्रांतीय केंद्र थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि उत्तर का एक प्रांतीय केंद्र हो गया, दक्षिण का एक हो गया, पूर्व का एक हो गया। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे जैसे कि ये पूरा राजकीय केंद्र था, राजधानी थी। ठीक है, जैसे कि तोसली, दूसरा तक्षशिला, तीसरा स्वर्णगिरी, और चौथा था उज्जैनी। उज्जैन। ये हो गए चार प्रांतीय केंद्र जो अलग अलग दिशाओं में थे, और ये हो गया केंद्र का, यानी बिल्कुल सेंटर। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो ये साम्राज्य, ये जो केंद्र है, जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका साम्राज्य। साम्राज्य में ये सेंटर पे बना दी राजधानी, ये हो गया पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र में अगर हम बात करें तो ये उत्तरी क्षेत्र है, तो ये उत्तरी का एक बना दिया इस तरीके से, ये यानी कि ये नॉर्थ का एक बना दिया, फिर ये ईस्ट का बना दिया, फिर एक साउथ का बना दिया, एक वेस्ट का बना दिया। ठीक है, यहाँ पर चार प्रांतीय केंद्र हो गए, और ये हो गया आपका कौन सा, राजकीय केंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य को विभाजित, या विभाजित भी किया, और विभाजित के साथ साथ उन्होंने क्या है,
इसको नियंत्रित किया। ये तरीका था जो कि बहुत ही बेहतर था, और इसी के तरीके से बेटा क्या है, हमारा भारत भी अपने को चला रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, अब तो बहुत सारे शहर हो गए, आरंभिक समय पे कुछ मुख्य मुख्य मेट्रोपॉलिटन सिटी थी जो कि आज भी हमारी हो। जैसे कि अगर हम बात करें, पूर्व में कलकत्ता को, पूरे पूर्व को संभालने के लिए दे रखा है, ठीक है। पश्चिम में मुंबई, उत्तर में दिल्ली और दक्षिण में चेन्नई। ये चार हो गए, चारों के अकॉर्डिंग, ठीक है। उत्तर में दिल्ली भी हो, दिल्ली केंद्र भी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने केंद्र को अलग बना रखा था, प्रांतीय पूरे पूरे अलग थे, लेकिन यहाँ पर इसी तरीके से हमारा है। अब हम बात करते हैं बेटा कि यहाँ पर साम्राज्य को मजबूत करने के लिए सेना बनाई गई। अब बेटा सेना बनाई गई तो सेना के लिए बेटा कार्य किए, सेना को नियंत्रित करने के लिए, सेना को, ठीक है, सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए, और सेना को बेटा ध्यान से सुनना, और सेना को प्रशिक्षित यानी कि उनको ट्रेंड करने के लिए बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए गए। सेना को सैलरी दी गई, सेना भी इनकी अलग अलग प्रकार की थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो पैदल सैनिक अलग होते थे, घुड़सवार सैनिक अलग होते थे जिन्हें अश्वारोही कहते थे, ठीक है। पथारोही पैदल सैनिक, अश्वारोही जो घोड़े पर लड़ते थे, इसी तरीके से बेटा क्या, रथारोही जो रथों पे राजा होते थे, और गजारोही हाथियों पे लड़ते थे। अच्छा, इनको नियंत्रित करने की कुछ समितियां बनाई गई थी, और वो जो समितियां थी, वो जो उप समितियां थी, वो कुछ इस प्रकार से थी। जो पहली समिति थी, पहली समिति का कार्य था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था, वो यातायात को मुहैया कराती थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मतलब उप समिति थी, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती थी, जैसे कि जो भी सेना थी, उस सेना के लिए भोजन उपलब्ध कराती थी, रुकने का स्थान देखती थी, उसके अस्त्र शस्त्र को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती थी। तीसरी उप समिति थी, वो पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी समिति थी, वो घुड़सवार सैनिकों का संचालन करती थी। और जो अगली मतलब समिति थी, अगली जो समिति थी, वो रथारोहियों का संचालन करती थी, और अंत में बेटा गजारोहियों का संचालन करने वाली समिति थी। यानी कि कुछ ऐसी नीतियां थी, कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई थी मौर्य साम्राज्य ने, या यूं कहें अशोक ने, जिसकी वजह से ये मौर्य साम्राज्य, एक मौर्य वंश, एक शक्तिशाली वंश था। अब हमें ये सारी चीजें पता कहां से चलती हैं? अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत क्या है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत, उस समय के मौर्य साम्राज्य के लिए लिखे गए कुछ ग्रंथ या महत्वपूर्ण किताबें, जिसमें हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के जो मुख्य जो मंत्री थे, या यूं कहें सलाहकार थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिनका नाम कौटिल्य था। कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्य साम्राज्य के आरंभ से लेके उसके पूरे प्रशासन के बारे में पूरा विवरण दिया गया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी हमारे पास जानकारियां हैं, वो अर्थशास्त्र में मिल जाती है। तो पहला स्रोत अर्थशास्त्र हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को सुनकर यूनान के एक राजा सेल्यूकस ने अपना एक दूत भेजा था, और उस दूत का नाम था मेगस्थनीज। अगर हम बात करें यहाँ पर अर्थशास्त्र, दूसरा आता है इंडिका, तीसरा आता है मुद्रा राक्षस। उसके बाद बेटा क्या है, जैसे कि ये धार्मिक लोग थे, तो धर्म ग्रंथ ये भी आपके हैं, चाहे वो धर्म ग्रंथ कोई भी हो, जैन धर्म के हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के हो। उसके बाद अगर हम बात करें अभिलेख, जो कि मौर्य साम्राज्य के द्वारा लिखवाए गए थे, चाहे वो अभिलेख हो, चाहे वो क्या है, शिलालेख हो। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर सिक्के, जो सिक्के उनके द्वारा चलाए गए थे, और अंत में आते हैं बेटा स्मारक। ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कि मौर्य साम्राज्य को या जानने के लिए बहुत सारे तथ्य बताते हैं, या ये मौर्य साम्राज्य को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसमें अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया, इंडिका मेगस्थनी जो कि यूनानी राजदूत भारत आए थे उनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद मुद्रा राक्षस हमारे विशाख दत्त जो कि भारतीय लेखक थे उनके द्वारा लिखा गया, उपन्यासकार थे, उन्होंने उपन्यास लिखी थी, ठीक है। उसके बाद धर्म ग्रंथ तो बहुत सारे थे, क्योंकि जब इन्होंने सभी धर्मों को अनुदान दिए, इन सभी धर्मों को महत्व दिया, सभी धर्मों को बेटा क्या है कि
आगे बढ़ाने में सहायता की, तो सभी धर्मों ने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा विवरण मतलब क्या दर्ज कराए। उसके बाद इनके द्वारा लिखे अभिलेख, बेटा मौर्य साम्राज्य में चाहे वो अशोक हो चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, इन्होंने जितने भी स्मारक बनाए थे उन सभी स्मारकों में बेटा इन्होंने क्या किए, अभिलेख लिखवाए थे। जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि ये जो अभिलेख थे ये अभिलेख खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में थे। और इन्हें एक मतलब क्या एक इतिहासकार थे जिसकी अगर हम बात करें तो आप सबको बताया था कि ये जो इतिहासकार थे इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। और ये जेम्स प्रिंसेप ने बेटा क्या किया था कि 1830 डिकेट यानी कि 1830 के दशक, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो एग्जैक्ट डेट तो बेटा क्या है एनसीईआरटी में 1838 है, ठीक है। यानी 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ही कार्यरत थे, उन्होंने बेटा यहां पर मिलने वाली, इन अभिलेखों में मिलने वाली जो दो लिपियां थी, एक को कहते हैं खरोष्टी लिपि, ठीक है, खरोष्टी लिपि, और दूसरी कहलाती है आपकी ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। इन दोनों लिपियों के अर्थ निकाले, इन दोनों लिपियों को पढ़ा और इन दोनों लिपियों के बारे में बताया। तो बेटा देखो जब इनको पढ़ लिया गया तो बेटा इन दोनों से हमारे ये सारे के सारे विवरण डेसिफर यानी कि बेटा पढ़ लिए गए, क्लियर हो गया। और इनसे हमें पता चला किसके बारे में? मौर्य वंश या मौर्य का। अब इसके बारे में हम बहुत सारी और भी चीजें जो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन बच्चों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि टाइमली उनके पास नोटिफिकेशन जाता रहे जो हम वीडियो डालते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद।